वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। आज बच्चों हम न्यू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ हीट, वर्क एंड कन्वर्जन इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों वह ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है हीट के बारे में। ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें हीट पढ़ने को मिलेगा, वर्क पढ़ने को मिलेगा, इनके इंटर कन्वर्जन्स पढ़ने को मिलेंगे एंड कुछ एनर्जीज हम चेक करेंगे। सो ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर अलग अलग सेक्शन में बच्चों हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा लॉज के बारे में, जैसे न्यूटन्स लॉज होते हैं ना, वैसे इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेंगे। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में वो डील करेगा, इक्विलिब्रियम के बारे में। देन फर्स्ट लॉ रहेगा जो कि एनर्जी एंड वर्क को रिलेट करेगा बच्चों, हीट, एनर्जी, वर्क को। देन सेकंड लॉ निकल के आएगा एंड सेकंड लॉ के भी दो स्टेटमेंट है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों लॉज, उसके बाद के सेक्शन में हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस को पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। सो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस कौन सी होती है? सो फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जिस प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाकी प्रेशर, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक कहेंगे। नेक्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस होती है ये। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता बच्चों, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ऐसे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सब कुछ प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन जो होता है जिसमें हम हीट देते हैं एंड वर्क को हासिल करते हैं। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने गाड़ी का इंजन देखा होगा, तो हम हीट देते हैं बाय यूजिंग फ्यूल एंड कुछ वर्क हम लेते हैं। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, तो टायर, ठीक है, रोटेशनल मोशन, तो वर्क हमें मिलता है। तो ये है हीट इंजन। दूसरा हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर्स। तो हम कुछ एनर्जी दे के हीट को निकाल भी सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर वही करते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को देते हैं एंड बच्चों हीट को लो टेम्परेचर से निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और भी ठंडा हो जाए, ठीक है। इसके बाद सबसे आखिर में हम कार्नोट इंजन को पढ़ेंगे। तो ये बच्चों पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया इस यूनिट का। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना इस यूनिट को। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक सी टर्म्स पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स ये पढ़ने के लिए जरूरी है। सो फर्स्ट टर्म इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज दैट रीजन विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा रीजन जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है बच्चों, एंड दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ये जो रीजन है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ये एटम, मॉलिक्यूल्स कुछ भी रह सकते हैं। सो सिस्टम कंटेन्स मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैसेस और सॉलिड। कोई भी फॉर्म में बच्चों मैटर रह सकता है। मैं बेस्ट एग्जांपल सिस्टम का दे सकता हूँ। ये जो रूम है इसे हम सिस्टम मान सकते हैं क्योंकि इस रूम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स मौजूद है। तो ये है बच्चों सिस्टम। बट बहुत सारे बच्चों को ये बच्चे ये सोच में पड़ गए होंगे कि सर फिर इसे हम कन्फाइंड कैसे करेंगे कि कहाँ तक होगी ये सिस्टम। तो बच्चों इस सिस्टम को हम बाउंड्री से ऐसा क्लोज करते हैं। दिस बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी और रियल। बाउंड्री इमेजिनरी भी रह सकती है, रियल भी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर मैं ये रूम को कंसिडर करता हूँ तो ये रूम की जो वॉल्स है बच्चों ये हमें दिखाई दे रही है, दीज आर रियल, तो ये हमारी बाउंड्री हो गई।
और इस रूम का इतना जो हिस्सा है इसे भी मैं सिस्टम कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। बट ये जो बाउंड्री होगी बच्चों, क्या ये रियल है? नहीं, ये तो मैंने इमेजिनरी मन में ही ऐसे सोच लिया कि यहाँ पे एक स्फीयर है एंड स्फीयर के अंदर पार्टिकल्स है, हो गए सिस्टम। तो बाउंड्री रियल भी रह सकती है, इमेजिनरी भी रह सकती है। ठीक है, तो पहले सिस्टम में याद रहेगा ऐसा रीजन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स कैन बी इन एनी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम है, इसके बाहर जो कुछ भी है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब कुछ सराउंडिंग में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कुछ ऐसा रीजन लेता हूँ तो ये बच्चों हो गए हमारे सिस्टम, ये है सिस्टम। ये जो बाहर है आउटसाइड द सिस्टम, सब कुछ सराउंडिंग्स है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है बच्चों? सराउंडिंग्स। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है ये होती है बच्चों बाउंड्री। ये है बाउंड्री। एंड बाउंड्री रियल भी हो सकती है, ठीक है, और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको समझा दिए अभी। ठीक है, अब देखो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमें सबसे पहले देखने मिलती है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक बीकर में समझो हमने कुछ मैटर को फिल करके रखा है, लिक्विड फॉर्म में मान लेते हैं, कुछ वाटर फिल करके रखा है। ये जो सिस्टम है बच्चों ये है ओपन। ओपन सिस्टम ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। सो ओपन सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है। क्या ये यहाँ से मैटर ऊपर जा सकता है? हाँ, वाटर निकाल सकते हैं, तो वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड। सो मैटर बच्चों ट्रांसफर होता है। ठीक है, मैटर ट्रांसफर होगा। साथ में ही मैटर के साथ एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। सो मैटर एज वेल एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन कौन से सिस्टम? ओपन सिस्टम। नेक्स्ट वन इट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बच्चों ऐसे सिस्टम होती है जिसमें मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये एक बीकर लेते हैं जिसमें हमने कुछ ऐसे फिल करके रखा है एंड यहाँ पे बच्चों मैं एक पिस्टन लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गए बच्चों क्लोज सिस्टम। मीन्स यहाँ से अब एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, अगर ये वॉल्स एडियाबैटिक नहीं है तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, हीट और एनर्जी, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। सो क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम फ्रॉम विच ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये है क्लोज सिस्टम। और एडियाबैटिक सिस्टम आपको देखने मिलती है। एडियाबैटिक सिस्टम और बाउंड्री ऐसे होती है बच्चों, ठीक है, जिसमें से अगर मैं ये जो पिस्टन है बच्चों, अगर ये पिस्टन मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, आइसोलेट कर लिया और इसे आइसोलेटेड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है बच्चों इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्ड जो है इट इज आइसोलेटेड। सो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होती है बच्चों, फॉर एग्जांपल यही अगर मैं बीकर ले लूँ एंड यहाँ पे ऐसा पिस्टन लगा दूँ, बट इस बीकर की वॉल्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट ऐसे कर लेते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री लगा के कि ये
बच्चों हीट को ट्रांसफर ना कर पाए। एंड ये पिस्टन लेते वक्त भी हम ऐसा कुछ लेते हैं बच्चों कि यहाँ से हीट ट्रांसफर ना हो। मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी होगी जिसमें मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता एंड एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। हीट मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, हीट भी बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसी बच्चों 3 बेसिक सिस्टम है। तो आपने एक काम करना, इसे पॉज करना एंड इस सब को लिख लेना। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड ये सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक्स भी बताए जो हमने ओरल बताए। आपका काम है कि वापस रिवाइंड करो और पॉज करते करते इन सब को लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है इट इज़ बच्चों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जो कि रिक्वायर्ड होती है एक आधी स्टेट डिफाइन करने के लिए। जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर द क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन सम स्टेट। तो ऐसी और भी क्वांटिटीज़ होती है कि जो हमें स्टेट को, एक आधी थर्मोडायनेमिक स्टेट है तो उसे अगर समझो हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए ज़रूरी होगी बच्चों प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी, मास, ये सारी बच्चों थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स के टर्म्स में आती है। अब देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल बताया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये होते हैं वेरिएबल्स। एग्जांपल जस्ट लाइक ऐसे और भी रह सकते हैं। इसकी टाइप्स कितने बताए मैंने? फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव, एंड सेकंड वन इज इंटेंसिव। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये 2 के अंदर। मैं बहुत एक सिंपल तरीका बच्चों आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आपने याद रखना, ये आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि साइज के ऊपर डिपेंड होती है और मास के ऊपर डिपेंड होती है, ये ऐसे आपने याद रखना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दीज आर दोज वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स भी कहते हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वेरिएबल भी जिसे कह सकते हो। तो ये बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इन्हें वेरिएबल और प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज, ठीक है। एंड इंटेंसिव ऐसे प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। ठीक है, अब साइज के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मास, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद एनर्जी, ये साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। और भी आप कई क्वांटिटीज़ को ढूंढ सकते हो। एंड इस साइज के ऊपर क्या क्या डिपेंड नहीं करेगा? डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करना? फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू बहुत जगह पे मिलता है आपको, ये तो केमिस्ट्री में भी आपको ये एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। सो आपको बच्चों पूछा जाता है कि जो दिए है आपको, इसमें से बताओ कौन से एक्सटेंसिव है, कौन से इंटेंसिव है। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक आधी प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसे हाफ कर दूं एंड वो हाफ ऑफ हो जाए तो वो एक्सटेंसिव, अगर वो हाफ ऑफ ना हो तो वो इंटेंसिव। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक कोई मास है, मास को अगर मैं कट कर दूँ 2 हिस्सों में, समझो ये पेन है, 2 हिस्सों में कट कर दूँ तो इसका मास बच्चों क्या होगा बताओ? चेंज। दैट्स वाई मास डिपेंड्स ऑन साइज। साइज चेंज हुई, मास चेंज हुआ, इट इज़ एक्सटेंसिव। बट यही अगर समझो इस पेन का टेम्परेचर बच्चों, इफ सपोज इट इज़ 30 डिग्री, अगर मैंने कट कर लिया तो एक हिस्से का टेम्परेचर 15 होगा? नहीं होगा। कूल थोड़ी ना होता है कट करने के बाद पेन, वो टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा ना। तो टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, मीन्स डजंट डिपेंड्स ऑन साइज। तो ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने सिंपल सा तरीका क्या बताया? हाफ कर लो।
हाफ करने के बाद अगर समझो क्वांटिटी और प्रॉपर्टी और वेरिएबल हाफ हो गया, समझना एक्सटेंसिव है, बट वो अगर हाफ नहीं होता तो समझना इंटेंसिव है। जैसे एक पानी की बोतल है, अगर मैं आधा आधा पानी कर लूँ, एक ग्लास में डाल दो पानी, तो क्या हुआ बच्चों, वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है, इस ग्लास के अंदर अलग वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम चेंजेस डिपेंड्स ऑन साइज। बट क्या उस वाटर की डेंसिटी चेंज होगी? नहीं, जो पहले थी डेंसिटी वही बाद में रहेगी। सो दैट्स वाई अगर मैं वॉल्यूम चेक करूँ तो इट इज़ एक्सटेंसिव, एंड अगर मैं डेंसिटी चेक करता हूँ तो इट इज़ इंटेंसिव। ये ऐसे बच्चों सिंपली आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, ये याद रहेगा इतना फिर। तो ये दोनों आपने याद रखना फॉर एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सो पॉज करके इन्हें लिख लो, मैं और आगे कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो थर्ड मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि हमें रिलेशनशिप देता है इन वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को अगर मुझे कुछ रिलेट करना है तो मैं स्टेट के इक्वेशन से रिलेट करूंगा। जैसे आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन होता है बच्चों PV = nRT, इट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। आइडियल गैस के लिए हम ऐसा रिलेट कर पाएंगे, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर। ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और आती है आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है बच्चों ऐसी प्रोसेस जिसमें वन ऑफ द वेरिएबल चेंज हो, और दो भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये चेंज होंगे बच्चों, हम कहेंगे कि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो जब भी ये बच्चों चेंज होंगे तब हम कहेंगे कि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट जो होता है इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर समझो दो रीजन्स है वो हम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कहेंगे कब? अगर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। सो नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देन वी कैन से दैट these are in thermal equilibrium। और आगे आती है एडियाबैटिक बाउंड्री। तो एडियाबैटिक बाउंड्री बच्चों ऐसी बाउंड्री होती है जो कि अलाउ नहीं करती हीट को पास होने के लिए। जैसे थर्मास की बाउंड्री होती है ना, हीट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करती वो। तो एडियाबैटिक बाउंड्री मीन्स दैट बाउंड्री विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट अलाउ नहीं होता, फ्लो ऑफ हीट इज नॉट अलाउड, ठीक है बच्चों। याद रहेगा फिर आपको इतना बेसिक्स, अभी तो हम बेसिक ही चेक कर रहे हैं। अब हम पढ़ना चालू करते हैं लॉज। सो सबसे पहला लॉ है बच्चों जीरोथ लॉ। तो आप इसे पॉज कीजिए, यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिए, मैं अब लॉज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये लॉ एकदम बेसिक सा थर्मोडायनेमिक्स लॉ है जो कि डील करता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में। अब देखो इसे जीरोथ नाम क्यों दिया? क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जो आपने देखे होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे देखा होगा। तो यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नाम दे सकते थे हम। बट बच्चों ऐसे हुआ था कि फर्स्ट लॉ आया पहले, उसके बाद में एक और लॉ आया जो कि उससे भी बहुत सिंपल था एंड बेसिक था। तो अब उसे अगर फर्स्ट है तो उसके पहले का कुछ नाम देना था, तो इसलिए जीरोथ नाम दे दिया। क्योंकि अगर उसे सेकंड लॉ कहते तो वो तो उससे भी बेसिक एक लॉ था, तो इसके लिए इसे जीरोथ नाम दे दिया बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर इन सेपरेटली, ठीक है, आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C, ठीक है, देन
A and B are in thermal equilibrium with each other. मीन्स बच्चों एग्जाम्पल में एकदम सिंपल एग्जाम्पल से इसे बताता हूँ। अगर ये ए बॉडी है, ठीक है, इस ए बॉडी इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। ए बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ है? सी के साथ। बी बॉडी है, बी बॉडी का भी थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ है? सी के साथ। तो दैट मीन्स ए एंड बी ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। ये बच्चों बहुत एक सिंपल सा लॉ है। मीन्स ए का टेम्परेचर सी के जितना, बी का टेम्परेचर भी सी के जितना, तो ए एंड बी के टेम्परेचर सेम। बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सा लॉ। तो याद रहेगा ये जीरोथ लॉ, बहुत ही सिंपल है बच्चों, याद रख लेना आपने, ये लिख लेना बेसिक्स, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो पॉज कीजिए इसे एंड आज के लेक्चर का अच्छे से पढ़ लीजिए।